एक्चुअली एज पर प्लान ना सब कुछ ना कल तक हो जाना चाहिए था, बट क्या करें यार, प्लान कहाँ ही काम करता है, लॉस हो गया बहुत ज़्यादा। सो कोई बात नहीं, इस तो मैंने वन शॉट अपलोड कर चुका हूँ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं मेरे देखने की, अगर आपको कोई बेटर अल्टरनेटिव मिल जाता है उससे आप देख सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट। तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे पहले से ही जो पढ़ा रखा है, जिन्होंने पढ़ा रखा है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस 2 क्वेश्चन पेपर्स, उनमें से मेरा एक पे ज़्यादा फोकस रहेगा, एक पे कम फोकस रहेगा। एक काम से मैं लिखवा रखा है AI से, एक काम मैंने खुद से लिखा है, उसमें थोड़ी सी काम चोरी कर ली है मैंने। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये 24 का पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है। इसका ही पहला क्वेश्चन है। तो इट्स लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। तो डिसप्रोपोर्शनेटली हाई इंपैक्ट होता है, बता रखा था मैंने, क्वेश्चन स्पीसीज होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर वो लाइकेन होता है, वाटर इंडिकेटर फिशेज होती हैं, ठीक है। और वाटर लिखते हैं फिशेज, फिशेज आर द इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। द डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी। एंड IUCN ने पब्लिश करी थी रेड डेटा बुक, IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन। मैं फिर भूल गया यार, मैं फिर भूल गया। IUCN की फुल फॉर्म क्या थी, लेट मी सी। हाँ, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। एंड नाउ इसका जो एक 5th पॉइंट बच गया, विच विल बी इन दिस। हाँ ये रहा, द बर्टलैंड कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1983। एंड नाउ फुल फॉर्म, COP फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। पैन की एक्चुअली 2 फुल फॉर्म है EVS में, तो मुझे ये सबसे अच्छी लगती है। एक मेरे ख्याल से मैंने बता रखी थी एरिया नेटवर्क, ऐसे कुछ था, पॉपुलेशन पॉल्यूशन एरिया नेटवर्क ऐसे कुछ था, बट मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही रहेगी, तो ये लिख दिया मैंने। वरना छोड़ के आ जाना, 5 करने हैं ना हमको, छोड़ के आ जाना वरना, बिकॉज 2 फुल फॉर्म्स हैं, दोनों में से नहीं कौन सी पसंद है उनको। और CNZ की फुल फॉर्म है कार्बन न्यूट्रल जोन्स, UNF की यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मैप की मैन एट द बायोस्फीयर, CBD की कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो UNCBD से भी आ सकता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आ सकता है, EP एनवायरमेंटल प्रोटेक्टेड एजेंसी, CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। एंड आई गेस मैंने सबके, देखो ये सारे मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले थे ना, वो यहाँ पे लिख रखे हैं सबके सब इस PDF में। PDF को डिस्कशन मिल जाएगी सारी इसमें एक्सपेंशन है जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, सब तो नहीं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं इसमें, ठीक है। एंड नाउ हम देखेंगे अप्रोच डेवलप कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच देखेंगे बस इसको, इस वीडियो में अप्रोच कैसे पेपर सॉल्व करना है हमको, किस तरह का पैटर्न आ सकता है, कैसा पेपर आ सकता है, देखना है वो हमको इसमें बेसिकली। फुल फॉर्म्स हमने कर ली। अब डिफ्रेंसिएशन क्वेश्चन आ सकता है, वाइल्ड लाइफ उसे नेचुरल पार्क में बताया था इंपॉर्टेंट है, स्पीसीज डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्लाइमेट वर्सेस वेदर देखते हैं। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्सेस नेशनल पार्क, प्रोटेक्शन लेवल मॉडरेट होता है, मॉडरेट। एक्चुअली नेशनल पार्क ना बहुत बड़ा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिसाब से, इसमें सब कुछ हाई लेवल पे होता है, इसमें सब कुछ लो लेवल पे होता है बेसिकली। प्रोटेक्शन लेवल मॉडरेट हाई, ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्ट पर्टिकुलर स्पीसीज, प्रिजर्व नेचुरल ब्यूटी वाइल्ड लाइफ एंड द हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, लीगल स्टेटस कैन बी अपडेटेड टू नेशनल पार्क। ये ना अपडेट हो सकता है बट ये डाउनग्रेड नहीं हो सकता। बाउंड्रीज नॉट फिक्स, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड। ह्यूमन एक्टिविटी होती है अच्छी खासी, इसमें प्रोहिबिटेड होती है, स्ट्रिक्टली बंद होती है। प्राइमरी गोल होता है प्रोटेक्ट स्पीसीज, एनिमल, बर्ड, प्लांट्स, प्रिजर्व इंटायर इकोसिस्टम। एरिया जनरली स्मॉलर, जनरली लार्जर। पब्लिक एक्सेस ऑफन ओपन टू सम विजिटर्स, हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है। जेनेटिक स्पीसीज डाइवर्सिटी डेफिनेशन, वेरिएशन इन जीन्स, वेरिएशन इन स्पीसीज, लेवल अकर इन सिंगल स्पीसीज, अकर बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, फोकस differences in DNA on genetic, the number of variety of different species, importance, help species to adapt, maintain ecosystem stability, measured by genetic, measured by species, example variety of cats, tropical rainforest, ठीक है। अभी एक आगे जी का क्वेश्चन आ गया, जनरल नॉलेज क्वेश्चन। अच्छा हाँ, क्लाइमेट वर्सेस वेदर, तो मैं पहले से प्लान करके आया था कि मैं यहाँ सर्च करूंगा इसको, क्लाइमेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लाइमेट वर्सेस वेदर इन टेबुलर फॉर्म, मुझको माइक लेना पड़ेगा लगता है। देखना बेसिकली वेदर होता है ना, वो शॉर्ट टर्म चीज होती है, इन क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म थिंग विच इज टिपिकली ओवर 30 और मोर ईयर्स एंड इज द एवरेज ऑफ वेदर्स, ठीक है। टाइम स्केल चेंज फ्रीक्वेंटली, मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, चेंजेस स्लोली ओवर डिकेड्स, सेंचुरीज मतलब 100 साल। Variability, high variability, more stable, consistent over time. Measurement, measuring using tool like thermometer, etc.
determine analyzing long-term weather data, focus daily, weekly forecast and averages inform about seasonal patterns, impact affect daily decisions, influence agricultural ecosystem, long-term planning, study field meteorology, climatology. ठीक है, ऐसे लिख के आ सकते हो तुम. हाँ, लिखना टेबल फॉर्म में, लेकिन मोस्ट प्रिफर्ड है कि टेबल फॉर्म में लिख के आना, मोस्ट प्रिफर्ड है. हाँ, एक आगे जीके का क्वेश्चन, विच इज डिस्कस द रोल ऑफ मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल इन्वायरमेंटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऐसे कुछ था, खुद मैं भूल जाता हूँ. यहाँ लिखा है लेकिन मैंने खुद नहीं लिखा. लेट मी चेक. लिखा ना फुल फॉर्म, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ठीक है, ये एक्ट है, गारंटी एक्ट. प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन थ्रू वेरियस लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़. वाटर कंजर्वेशन करता है, एफॉरेस्टेशन करता है, सॉइल कंजर्वेशन, लिवलीहुड सपोर्ट करता है, कोल माइनिंग. 4 पॉइंट लिख के आ सकता तुम इसमें. एंड थर्ड का बी पॉइंट. डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कोल माइनिंग. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. कोल माइनिंग का आने बहुत चांस है, ठीक है. एंड देयर अनदर क्वेश्चन इज डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. तुम लिखना पड़ेगा डेवलपमेंट भी जरूरी है बट एनवायरमेंट भी जरूरी है. किसी एक को भी हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते, किसी एक को भी हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते, दोनों को हमें साथ लेके चलना ही पड़ेगा. इस तरह से आंसर करना है. कोल माइनिंग इन परसा ईस्ट एंड कैटा बेसिन. कोल field significantly impacts the richness rich biodiversity of tribal communities, presents a complex case in the debate between development and environmental conservation. environmental impact, deforestation होता है, biodiversity loss हो जाती है. अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो खल डेवलपमेंट करते चले गए तो वाटर कंटेनमेंट हो जाएगा हमारा. डेवलपमेंट वर्सेस environmental conservation, डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव, माई ओपिनियन. ऐसे कर सकते हो. आंसर तुम बनाओ, किसी और तरीके से आंसर कर सकते हो उसका. एंड नाउ अब देखो, वाटर एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा था. वाटर एंड एयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ना टाइम यहाँ पे लिख के आ गया बट उसका ना लिख के आया तो याद कर लेना टाइम, उसका डेट याद कर लेना. बेसिकली पूरा तो जरूरत नहीं कि दिसंबर ये वो नहीं, बस याद कर लेना कि कौन से साल में हुआ था, है ना. अब मेरे पास 2 ऑप्शन दिया था, पूरा अलग समझाऊँ वाटर एक्ट या पूरा अलग समझाऊँ एयर एक्ट. पर मैंने क्या किया ना, आई प्रीफर दिस वे. मैंने डिफरेंस लिखा, मैंने यहाँ लिखा एक्सपेक्ट्स, यहाँ पे लिख देना एक्सपेक्ट, ठीक है. तो डिफरेंस मत लिखना, लिख देना एक्सपेक्ट. डिफरेंस बेसिस मत लिखना, लिख देना एस्पेक्ट्स. ठीक है, सही रहेगा. एंड मैंने देन इनको कंपेयर नहीं किया, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया सिंपल. ऐसे बहुत ईज पड़ता है. ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वाटर को संभालना एंड एयर को संभालना. स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो इन्होंने CPCB एंड SPCB को बनाया था. यहाँ पे SQ लगा है बिकॉज स्टेट तो बहुत सारे बट सेंट्रल तो एक ही है ना, इसलिए यहाँ पे S नहीं लगा, यहाँ पे S लगा हुआ है ना. यहाँ पे इन्होंने इसको बनाया था और एयर के लिए यहाँ पे एक्सटेंड हो गया था. इसके बाद एक्सटेंड हो गई थी, एयर तक पहुँच गई थी कि एयर को भी हम लेंगे अपने अंदर, एयर पोल्यूशन को भी लेंगे. रेगुलेटरी प्रोहिबिट्स डिस्चार्ज ऑफ सीवेज एक्सेट्रा, एनी काइंड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द इंडस्ट्री. एनफोर्समेंट पावर्स, बोर्ड्स हैव इंस्पेक्शन पावर, कर सकते हैं, सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं, इशू डायरेक्शंस कर सकते हैं, क्लोजिंग डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रीज प्लांट्स, कटिंग वाटर सप्लाई कर सकते हैं. एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ें कर सकते हैं. इनिशिएट लीगल एक्शंस अगेंस्ट वायलेशन, पेनल्टीज लगाई जा सकती है. अच्छा तुम लाइन खींच देना, मैं लाइन खींची नहीं है, मैंने काम चोरी कर ली पूरी, ठीक. तो ये लाइन तो नहीं खींचनी है, नीचे से बंद कर देना डब्बा, ठीक है. फिर लिख देना की अमेंडमेंट्स कब हुई थी. इनमें से 2 पॉइंट तो मिस भी करते ना, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट लिखने की जरूरत है हमको. 5 पॉइंट यहाँ तक खत्म हो गए थे हमारे. मैंने यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया एक बस, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया मैंने. तुम देखना अप्रोच कैसे कैसे फॉलो की गई. अब 2 पार्ट भी आ गया हमारा. अब जो बी है ना, बी हमेशा मेनली हमारा होगा डेटा बेस्ड. इसमें वो ग्राफ बनाने पड़ेंगे, डायग्राम बनाना पड़ेगा. देखो पहले ग्राफ आता है हमारा पॉपुलेशन वर्सेस फर्स्ट एरिया का ग्राफ बनाना है हमको इन कंट्रीज के लिए. तो अब ना हमें जब पता ही ना हो तो कैसे ग्राफ बनाना, तो हम बना नहीं पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है. इसका ग्राफ जो बनेगा ना, इस तरह से कुछ बनेगा. देखो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, जिस तरह से. यहाँ मैंने देखो इसको लैख में लिया है, मैंने इसको लैख में लिया है, इसको करोड़ में लिया है. देखिए ऐसा कुछ मेरा ग्राफ बना है. ऐसे ग्राफ आपको ही बनना चाहिए. अब देखो अप्रोच देखना, अप्रोच क्या है.
देखो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, ठीक है। मतलब और उसमें कितने पॉइंटर दे रखे हैं, देखो कितने पॉइंटर दे रखे हैं। एक पॉइंटर तो ये हो गया ए का, देन एक पॉइंटर मेरा हो गया बी, एंड एक मेरा सी हो गया। अब क्लासीफाई नहीं कर रखा है कौन सा पॉइंटर कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो अब मैं अपना दिमाग लगाऊंगा खुद का, अगर 3 पॉइंट मुझे करना है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 1 पॉइंट 3 मार्क्स का एवरेज मुझे लेना है, 1 पॉइंट के लिए 3 मार्क्स, मतलब 1 पॉइंट के लिए 1 पेज भरना है मुझे, बस इतना मैं दूंगा, एवरेज चलना चाहिए। बट देखो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर कैपिटा फॉरेस्ट अवेलेबल। अब देखो ये ना अपने आप में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 10 मार्क्स का भी 10 मार्क्स का भी खींचा जा सकता है इस क्वेश्चन को, देखो बिकॉज इसका आंसर देखना तुम, इसका आंसर कितना क्रिटिकल इसका आंसर है। देखो बी का आंसर देखो, पर कैपिटा मैंने एक्सप्लेन किया पहले, तो देन मैंने फॉर्मुला लिखा, इसका लिखना जरूरी है बिकॉज देन मैंने निकाला पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया निकाला मैंने, उसमें भी उन्होंने घोचू बांध दिया करी ना, कि कहा कि निकालो स्क्वायर मीटर में, उन्होंने दिया मुझे किलो स्क्वायर मीटर में, पहले मुझे उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ा, फिर मुझे इतनी बड़ी मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ी। इसमें देखो मैंने क्या काम चोरी करी, इसको मैंने वो ले लिया, एवरेज 5 ले लिया इसको मैंने, एंड इसको मैंने एवरेज ले लिया 212, जिससे मैं डिवाइड ईजी हो गया। ऐसे मैंने इसमें भी किया, ऐसे हमें, अच्छा ये रफ वर्क है, ठीक है, सो मत करके आना वरना तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, ये रफ वर्क है। ऐसे मैंने सॉल्व किया इसको, एंड एक्चुअली देखो ये आंसर था, बट मैंने अप्रोक्स ले किया तो मैं ऐसे इतना डिफरेंस हो गया आंसर में, बट ठीक है चल जाएगा, बिकॉज इतनी डिवाइड करना बहुत मुश्किल है पेपर में, एग्जाम में अगर तुम बिना अप्रोक्स ले करोगे तो बहुत डिवाइड तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगी और तुम्हारे नंबर बहुत कट जाएंगे बेसिकली। तो 10 मार्क्स में इतना टाइम वेस्ट करना सही नहीं रहेगा किसी भी क्वेश्चन पर, तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी होनी चाहिए पेपर के लिए, अगर तुम बी पार्ट वाले हो तो, ठीक है। एंड देखो इतना करने के बाद भी ना ससुरों ने हमसे सी पार्ट भी पूछा कि इंपैक्ट बताओ डिफॉरेस्टेशन का, इंपैक्ट बताओ एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी पे। अभी अपने आप में ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट बिकॉज हमें 3 मार्क्स का मांग चलना है ना इसको, तो हमें इसको थोड़ा कंसिस्टेंट में करना पड़ेगा ताकि हम टाइम बचा पाएँ। तो मैंने बस मेन पॉइंट लिख दिए, इसको तुम इनमें से कोई भी तुम 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर देना अपने हिसाब से, करना एक्सप्लेन 2-3 लाइन में कर देना एक्सप्लेन, तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे पूरे, वरना तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं थोड़ा टाइम कम था ना इसलिए मैंने यहाँ पे बस पॉइंट लिख के छोड़ दिए, बट एक्सप्लेन करना 4 पॉइंट एटलीस्ट, कोई ना कोई 4 पॉइंट कर देना एक्सप्लेन तुम। एंड नाउ मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया, बिकॉज क्यों, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तुम कर लेना सेम ग्राफ बनेगा जैसे मैंने पिछले ग्राफ बनाया था ना, वैसे सेम ग्राफ बनेगा इसमें भी, बट इसमें ना जहाँ पे मैंने चाइना ब्राजील लिखा था वहाँ पे तुम्हें डेट लिखनी है, एंड जस्ट इसको तुम कहीं भी ले सकते हो, चाहे तो इसको ले लो एक्स एक्सिस पे, चाहे तो इसको ले लो वाई एक्सिस पे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्यों एक्सिस पे ले लो कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर इट्स कॉजेज इन ब्रीफ। अब देखो इन ब्रीफ लिखा है, 3 मार्क्स का 3 पॉइंट इसमें भी है, 10 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है, मतलब 3 मार्क्स का ये हुआ। अब बताओ अगर मैं इन ब्रीफ में चला गया तो हो गया ना काम मेरा, तो अपने आप में ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट मैं इन ब्रीफ में नहीं जाना, 2 लाइन एक्सप्लेन करना ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, एंड देन कॉजेज एक्सप्लेन करने हैं मुझे लाइट में, इन ब्रीफ नहीं जाना, मतलब एक पेज में पूरा मुझे क्वेश्चन कवर करना है, एक पेज में पूरा 1 पॉइंट कवर करना है, कैसे भी करो मैं, वरना मेरे मार्क्स कट हो जाएंगे, टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा। अच्छा 2 पेज सही रहेगा, 2 या 2.5 पेज, 2 या 1.5 पेज सही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। तो चलनी स्ट्रेटजी बना के कि कितने मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, कितना मुझे टाइम देना है, ताकि मेरा पेपर टाइम पे पूरा हो पाए, बिकॉज टाइम कम मिलेगा हमको उसमें। एंड देन ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट अ ग्राफ डिफरेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन एंड चेंज इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। तो बेसिकली सिंपल वैसे ग्राफ प्लॉट करना है जैसे मैंने पिछला ग्राफ दिखाया ना प्लॉट करके, बस जहाँ पे मैंने कंट्री लिखी थी वहाँ पे तुम्हें डेट लिख देना, टाइम लिख देना बेसिकली, ठीक है, वैसे करना है। एंड देन सी डिस्कस द क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रेटजी इन ब्रीफ। अब देखो इन ब्रीफ लिखा है इसमें भी, तो ये बन गया एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बट हमको लेना है इसको 3 मार्क्स के हिसाब से, तो इसको भी एक पेज में करके खत्म करना है हमको, ताकि हमारा टाइम बच सके। एंड नाउ 7th क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है अपने आप में, ये आइडेंटिफाई एक्सप्लेन 3 मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। 3 मेजर थ्रेट्स मुझे एक्सप्लेन करने थे, तो उसके लिए मैं हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर हार्वेस्टिंग। अच्छा ये दोनों एक ही, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, ये एक चीज़ है, एंड ये एक चीज़ है, तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है शॉर्ट में। एंड मैंने इंजीनियर को लिखा ही नहीं बेसिकली, तो अभी मैं लिख देता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना, कोई बात नहीं, अभी दिखा दे रहा हूँ मैं। Habitat loss, poaching, invasive alien species, role of national table, specialized dispute resolution करता है, enforcement of polluter pays principle, speedy justice, wide justification. Note, the NGT ability to take suo motu action has been a powerful tool in protecting wetlands and forest of unthinkable action. तो अभी याद कर लेना, ऐसे लिख के आ जाना, एक हेड पॉइंट एंड देन एक्सप्लेनेशन लिख के आ जाना, ठीक है। इट विल बी इनफ फॉर 10 मार्क्स, एटलीस्ट तुम ट्राई करना कि तुम्हारा 3 पेज भर जाए, कम से कम 3 पेज भर देना बस,
ऐसे मत करना 2 पेज में लिख के आगे छोटा करके, नहीं 3 पेज भरने हैं हमें एटलीस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, एटलीस्ट 4 भर के आ जाओ सही रहेगा, एटलीस्ट 3 भर के आने कम से कम 3 भर के आने ही आने, समझ गए तुम, आने ही आने, कोई चांस नहीं भाई खत्म, मेरा तो दो में हो गया पूरा, बट नहीं 2 पेज पूरा हो गया तो 1 पेज एक्स्ट्रा कैसे भी खींचो तुम, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत है वैसे तो, हाँ अब ठीक मिल गया। एंड नाउ आगे पार्ट सी पर। अब पार्ट सी में ना जैसे मैंने आंसर किया ना सबको, ये पार्ट सी खाली कुछ बच्चों के, चुनिंदा बच्चों के लिए होता है, 16 बच्चों के लिए। तो व्हाट आर नेशनल एक्शन प्लान, इसको भी तुम जेमिनी में इसको भी तुम कर लेना, जेमिनी पे सर्च करना, जेमिनी पे सर्च कर लेना, बिकॉज आई गेस ये नोट्स में नहीं था, ये बुक में ही था बेसिकली, बुक में ही मेरे ख्याल से, बुक में तो था मेरे ख्याल से ही, बट नोट्स में उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा था मैंने। तुम जेमिनी में सर्च कर लेना एंड 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग 3 पेज भर जाए उतने तुम डेटा याद कर लेना, ठीक है। डिस्कशन ब्रीफ लिखा है। एंड एम एंड सिग्निफिकेशन पंचामृत, a climate action taken by COP 26 and Glasgow and any 2 का एक्सप्लेन कर देना तुम, पंचामृत, a climate action, net zero, survivor। अब देखो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी ना, कि जो तुमने यहाँ पे 9th में लिखा है पंचामृत वाला, वही तुम यहाँ पे पंचामृत चुन लो अगर तुम्हें आता है तो, जिससे तुम्हारा टाइम बच जाएगा बहुत ज़्यादा। एंड तुम 8th को छोड़ दो, 8th को छोड़ दो तुम 9th, बिकॉज 9th ईजी है एंड 10th ईजी है। 10th में तुम्हें बस सेम टू सेम कॉपी करके लिख सकते हो, सेम टू सेम कॉपी करके तुम ज़्यादा तुम सोचना नहीं पड़ेगा। एंड नेट जीरो इज़ अ वेरी, इसका इंडिया का प्लान था कि 2070 तक नेट जीरो हमारा हो जाएगा, जिसमें से अभी तक इंडिया कुछ भी नहीं कर पाया है, बस टाइम बढ़ा रहा है। देखना 70 में भी देखना ये कहेगा कि अब हम सीधे अगले साल ही करेंगे, मतलब सीधे 100 साल बाद ही करेंगे, ऐसे करते हैं देखना इंडिया। एंड तुम सर्वाइवल का थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, मे भी तुम्हें कुछ ना आए, तुम्हें याद होना चाहिए, है ना। एंड सर्च करने के लिए बेस्ट रहेगा जेमिनी। एंड यहाँ ध्यान से रखना, याद रखना कि तुम इनफ कंटेंट याद करके जाओ। जैसे यहाँ पे 5 मार्क्स से दोनों क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स से एटलीस्ट तुम लिखना 1.5 पेज 1.5 पेज तुम लिखना है एटलीस्ट, लिखना तुमको एटलीस्ट 2 भर दो तो सही रहेगा। एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन पेपर विच इज दिस वन, ठीक क्वेश्चन पेपर है, इसमें ना इसका आंसर सही है, सारे करने वैसे ही, पैटर्न वही रहेगा, करना वैसे ही है। इसका आंसर सर ये है, तो इसके आंसर्स यहाँ पर हैं, ठीक है। फुल फॉर्म ये सारी, ट्रू फॉल्स के आंसर यहाँ पे सारे, है ना। जस्ट इसमें जो है ना पार्ट बी गलत है, पार्ट बी पूरा ही गलत है इसमें, ठीक है। पार्ट बी मत देखना इसका, बस तुम पार्ट बी तुम ट्राई करना अपने हिसाब से करने का, उसमें एक पाई चार्ट है वो भी तुम देखना, जेमिनी को बोलना जनरेटेड इमेज। एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू से, कि जब भी तुम खुद से ट्राई करोगे ना करने का, तो तुम्हारे पास ऑप्शन दिया AI ऑप्शन है, बस तुम्हारे पास ए तो ऑप्शन है और कोई ऑप्शन, कुछ ऑप्शन नहीं इसके अलावा। तो अगर तुम सर्च करोगे ना AI से उसका आंसर पता करने की, बिकॉज कोई नोट्स तो स्क्रॉल करने वाला है नहीं, टाइम कम है, तो डायरेक्ट सर्च ही करेगा बंदा, तो क्या होगा पता है, देखो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये भी तुम्हें ऐसे आराम से मिल जाएगा। बट जो ये ना ग्राफ वाले, इसमें ना AI क्या करेगा ना, वो कर देगा प्रिडिक्ट कि अच्छा 7 और 9 के बीच में, तो यहाँ पे कुछ 8.7 होगा, ऐसे कुछ होगा, जबकि ये नहीं करना है हमको डेटा लिखना ही नहीं है कि हम प्रिडिक्ट कर दें, नहीं। ऑल दो प्रिडिक्ट कर सकते हो तुम, बट AI के भरोसे मत रहना, खुद से प्रिडिक्ट करना, खुद से AI के भरोसे मत प्रिडिक्ट करना, है ना। अदरवाइज सजेस्टेड यही होता है कि देखो 3 मार्क्स में तुम उतना तो कुछ नहीं करने वाले हो, 3 मार्क्स में तो लिख के आना कि शुरुआत में देखो बहुत तेज़ी से बढ़ा था, 60 के 70 बीच में स्पीड में बहुत था, 10 के 20 में कम स्पीड में था, ऐसे लिखना तुम। ये मत लिखना कि इतना था, मत लिखना कि 8.3 8.5 था, नहीं, ये नहीं करना, गेस नहीं करना कितना था, हमको एनालाइज करना है, पैटर्न को एनालाइज करना है। जैसे अगर मैं इसका आंसर करके दिखाऊं तुमको यहीं पे इन फ्रंट ऑफ यू, मैं कैसे इसका आंसर करूंगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेसिकली ये, कंपेयर द पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ 90 60 70 10 20 डिकेड्स पॉपुलेशन ट्राइड। मैं क्या लिखूंगा, मैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं 3 पॉइंट लिखूंगा। रुको लेट मी, सो कैसे इसका आंसर पता कर सकते हो तुम। एंड पाई चार्ट में ना उससे बोलना बनाए पाई चार्ट, इसका आंसर दिखा दूं करके, तुम कैसे कर सकते हो इसका आंसर। देखो पीरियड 1 लिखा ना, इनिशियल पॉपुलेशन देखो उन्होंने फिर प्रेडिक्ट कर दिया, डू नॉट प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट करना इज नॉट अ गुड अप्रोच।
ऐसे कर सकते तुम। कंपेरेटिव ग्रोथ, स्लीप, पॉजिटिव ग्रेडियंट, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन स्टीपनेस, मोमेंटम, स्टार्ट डिकेड, पीक मोमेंटम, एंड डिकेड, डेमोग्राफिक कंक्लूजन, स्लो ट्रेंड, रिलेटिव। ऐसे लिख के आ सकते हो इस कॉन्सेप्ट में, तो ऐसे लिख के आ सकते हो। देखो शॉर्ट में व्यू समरी ऐसे करना समझ के, ऐसे करना। इट्स अ वेरी गुड अप्रोच टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऐसे नहीं करना कि तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो, ऑल्दो ये सही रहेगा, ऐसे भी करके आ सकते हो तुम, बट फिर भी अच्छा रहता है कि तुम पहले तो ये भरोसा मत करो कि यार मैंने क्या प्रिडिक्ट करा होगा, तो अपने हिसाब से प्रिडिक्ट करो कि क्या नंबर हो सकता है। पर ट्राई करना कि तुम प्रिडिक्ट ना करो, डायरेक्ट ऐसे आंसर करके आ जाओ डायरेक्ट। और सिमिलर क्वेश्चन आएगा, तुम रट भी सकते हो उसको, बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ही आएगा, हो सकता है यही आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाई चार्ट वाला। अब पाई चार्ट कहना वो बना देगा तुम्हारे लिए, को मैं बनवाता हूँ तुम्हारे लिए, मैं बनवा देता हूँ कैसे सर्च करना तुम्हें। देखो बन गया पाई चार्ट। ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। एंड डिफरेंट शो करने के लिए तुम डिफरेंट टाइप ऑफ शेडिंग का यूज़ कर सकते हो पेंसिल की। ठीक है, एंड सी कैसे निकलेगा, 4.5, 5.9 कैसे निकलेगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके यू कैन यूज एंड कैलकुलेट द वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इट्स रिकमेंडेड तुम एक डी लेके जाओ, अपने साथ एक डी लेके जाओ, डी लेके जाओ ताकि तुम पाई चार्ट बना पाओ, पाई चार्ट। ठीक है, समझ गए। एंड बस ये दो क्वेश्चन क्रिटिकल थे, बाकी सब तुम्हें आराम से ऐसे आंसर मिल जाएंगे। और तुम्हें ना मिले तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि नोट्स में सॉल्व करके पता करना आंसर इज नॉट अ गुड थिंग। स्वच्छ भारत बायोडाइवर्सिटी पहले पढ़ा चुका हूँ, ग्लोबल पढ़ा चुका हूँ, बायोलॉजिकल इन्वेजन पढ़ा चुका हूँ, एंडेमिक स्पीसीज पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अभी पेपर या आंसर एंड सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड स्केल लेके जाना, डी लेके जाना पेपर में, एंड पेंसिल लेके जाना, कंपास लेके जाना। ठीक है, सर्कल बनाने काम आएगा। अब समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर प्रिपेयर होकर जाना एग्जाम के लिए। ठीक है, एंड फुल फॉर्म साथ कर लेना अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।